वेलकम गाइस इन आवर वीडियो ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हम लोग पार्टनरशिप की डिटेल में पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी, पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में पार्टनरशिप के बारे में क्या बताया गया है और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में समझते हैं पार्टनरशिप क्या है और उसके रीजंस क्यों हैं, क्यों लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये चीज़ को समझना कि पार्टनरशिप में लोग जाते क्यों हैं, राइट। तो सबसे पहला हम लोग के पास दो कैरेक्टर है, ए एंड बी, बोथ आर पार्टनर्स। समझिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं और दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक फर्म स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फन एंड फूड। इसको हम लोग लिमिटेड कर देते हैं। फन एंड फूड लिमिटेड इसे हम लोग कर देते हैं, फन एंड फूड लिमिटेड, ये इनके फर्म का नाम है। तो जब दो या दो से अधिक लोग एक लीगल बिजनेस करते हैं, राइट, कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस जो होना चाहिए वो लीगल बिजनेस होना चाहिए, वो लीगल बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के मोटिव से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल में ये डेफिनेशन है कि जब दो या दो से अधिक लोग एक लीगल बिजनेस को करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। फर्दर हम लोग पार्टनरशिप को डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग जो समझना है कि पार्टनरशिप करने का रीजन क्या है, लोग पार्टनरशिप क्यों करते हैं। दो लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में, तीन लोग हो सकते हैं, चार लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 लोग भी हो सकते हैं। तो लोग पार्टनरशिप क्यों करते हैं, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको 11th क्लास के कॉन्सेप्ट में आना होगा, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। एक सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला व्यक्ति के साथ, अकेला पर्सन के साथ, अकेला बंदे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं बिजनेस को कैरी ऑन करने में। तो सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ एबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। एक आदमी हर वक्त अपने बिजनेस को वक्त नहीं दे सकता है, उसके घर में इमरजेंसी हो सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसके वजह से हर वक्त वो बिजनेस में अवेलेबल नहीं हो सकता है, जिससे कि बिजनेस काफी ज्यादा हैम्पर होता है, ठीक। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा लिमिटेशंस ऑफ एबिलिटी, जो यहाँ पर यह मेंशन किया हुआ है। दूसरा लिमिटेशन ऑफ साइज, अकेला आदमी बहुत लार्ज लेवल पर बिजनेस कभी भी नहीं कर सकता। आप सोच रहे हैं, अगर आप सोचो कि एक बिजनेस को पूरे अलग अलग स्टेट्स में फैलाना है, जैसे आप पंजाब में बात करते हैं, पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, उसी तरीके से बिहार हो गया, तो अलग अलग जगहों में अगर एक आदमी जो है अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसके लिए कि हर वक्त वो हर जगह अवेलेबल हो और सारे तरह के डिसीजंस को ले पाए। फिर आपका लैक ऑफ फंड है, ठीक है। लैक ऑफ फंड का मतलब है कि एक आदमी कितना पैसा लगा सकता है। अगर बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहे तो एक आदमी बहुत सारा पैसा तो नहीं लगा सकता, या जो भी पैसा लगाएगा एक पर्सन जो होगा वो 10% के कंपैरिजन में कम ही पैसा लगाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा 5 लाख रुपए बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, तो 10 लोग जाहिर सी बात है कि 50 लाख पे इंट्रोड्यूस करेंगे या उससे ज्यादा ही इंट्रोड्यूस करेंगे, 5 लाख के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे। और बड़े लेवल पर बिजनेस करने के लिए हम लोग को ज्यादा फंड की जरूरत होती है। हम लोग रिलायंस का एग्जांपल दे सकते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, लेकिन अभी भी वो अलग अलग लोगों से अलग अलग लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट लेती भी है अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। तो शॉर्ट में हम लोगों को ये समझ में आ गया रीजन कि पार्टनरशिप का रीजन क्या है, वाई पार्टनरशिप, राइट। पार्टनरशिप का रीजन क्या है, क्योंकि एक आदमी अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करवा सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा लेवल पे वो बिजनेस नहीं कर सकता है, इसलिए उसे पार्टनर की जरूरत पड़ती है। जो पार्टनर्स बिजनेस में आएंगे वो लोग मिलकर काम करेंगे और बिजनेस को फिर एक्सपैंड करेंगे और बिजनेस काफी ज्यादा बड़े लेवल पे वो बिजनेस कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग पार्टनरशिप को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप क्या है। सबसे पहले आप इसमें ये समझिए कि जो पार्टनरशिप एक्ट हम लोग फॉलो करते हैं वो कौन सा फॉलो करते हैं, 1932। ये पार्टनरशिप जो है वो 1932 के से गवर्न होता है इंडिया में। तो आपको ये बातें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है कि इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट कौन सा फॉलो होता है। इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है। इस एक्ट में जो भी बातें बताई गई हैं वही चीजें पार्टनरशिप में, वही बातें पार्टनरशिप में फॉलो की जाएंगी, राइट। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। अब पार्टनरशिप में क्या बोला गया है इसे समझते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन
ship between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। कहने का मतलब है पार्टनरशिप रिलेशनशिप है दो या दो से अधिक लोगों का जो एग्री होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। ठीक है, टू कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस का प्रॉफिट जो होगा वो आपस में शेयर करना चाहते हैं। सब लोग मिलकर चला सकते हैं या उसके जगह में एक पार्टनर भी काम कर सकता है। अब यहाँ से हम लोग फीचर को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि फीचर क्या है, उसके बाद पार्टनरशिप आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से जो फीचर्स हम लोग निकलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, यहाँ से आपको दिखता होगा। पहला फीचर हम लोगों ने जो हाईलाइट करके रखा है वो क्या है, टू और मोर पर्सन का। अब पार्टनरशिप में क्या बोला गया है समझिए कि मिनिमम कितने लोग होंगे। अगर आप मिनिमम लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, अकेला बंदा खुद के साथ कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, तो कम से कम हम लोग को 2 लोग चाहिए। और मैक्सिमम कितने लोग हम लोग को जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम कितने लोग पार्टनर्स में हो सकते हैं, तो ये पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 हम लोग फॉलो करते हैं उसमें मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं ये चीजें इसमें डिफाइन नहीं की गई है। तो ये कहाँ डिफाइन किया गया है, ये चीजें डिफाइन की गई हैं आपके कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट ACT एक्ट 2013 में ये चीजें मेंशन की गई हैं कि मैक्सिमम जो पार्टनर्स होंगे वो कितने होंगे एक बिजनेस में, एक फर्म में 50 हो सकते हैं। तो यहाँ से एक चीजें क्लियर हो गई आपको कि मिनिमम 2 लोग होंगे पार्टनरशिप में और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। और बैंकिंग के बिजनेस में अगर वो बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो लोग होंगे वो 10 लोग होंगे। तो यहाँ से आप चीजें अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब कम से कम 2 लोग, और मोर का मतलब यहाँ क्या है 50 लोग हो सकते हैं। बैंकिंग के केस में मैक्सिमम 10 लोग होंगे। अब मैक्सिमम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन कंपनीज एक्ट में 2013 में या कंपनीज एक्ट में ये चीजें मेंशन की गई हैं कि मैक्सिमम 50 लोग होंगे। और अगर 50 लोगों से लोग ज्यादा हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप फिर इलीगल हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी रेज हो सकता है कि 50 लोग से ज्यादा हो गए तो क्या वो पार्टनरशिप रहा, तो वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगा। ठीक है, वो पार्टनरशिप नहीं रहेगा। सेकेंडली जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, who have agreed, हम लोग ने डेफिनेशन से देख रहे हैं who have agreed। एग्रीड से हम लोगों ने यहाँ दिखाया कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। जाहिर है कि 2 लोग जब तक आपस में एक दूसरे की बातों से एग्री नहीं करेंगे तब तक पार्टनरशिप तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल, जितने भी लोग हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, तो एग्रीमेंट जो है वो 2 तरीके का एग्रीमेंट होता है। एक तो ओरल होता है और एक होता है आपका रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट एंड रिटन एग्रीमेंट का क्या मतलब है। अब बेसिकली समझिए, 2 लोग आपस में 2 बेस्ट फ्रेंड है, वो लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक फर्म स्टार्ट करते हैं, दोनों आपस में बात करते हैं कि चल यार बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दोनों एग्री हुए हाँ बिजनेस स्टार्ट करते हैं और दोनों मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किए। यहाँ पर जो दोनों का एग्रीमेंट है वो ओरल है, दोनों एक दूसरे से बात किया उन्होंने और उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो ओरल एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बेहतर हमेशा ये होता है कि आपके पास जो एग्रीमेंट हो वो रिटन एग्रीमेंट हो, ये हमेशा बेहतर होता है। रिटन एग्रीमेंट रखने का फायदा क्या है कि फ्यूचर के कन्फ्लिक्ट से आप बच सकते हैं, ये हमेशा बेहतर होता है। चाहे कितने भी आप क्लोज फ्रेंड हो, कितने भी आप एक दूसरे को जानते हो, हमेशा ध्यान रखो कि जब भी एग्रीमेंट रखना चाहिए हम लोगों को, वो किस तरीके का एग्रीमेंट रखना चाहिए, वो हमेशा हम लोगों को रिटन एग्रीमेंट रखना चाहिए। रिटन एग्रीमेंट का फायदा ये है कि फ्यूचर में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट अगर होगा, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट से आप बच सकते हैं। सपोज करो इसमें एग्जांपल में आप ले सकते हैं, ए है पार्टनर और एक पार्टनर बी है। ए ने 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, बी ने 15 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, और दोनों के बीच में ओरल एग्रीमेंट है। बाद में ए ये क्लेम करता है कि नहीं मैंने 5 लाख नहीं लगाया था, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया था। उस कंडीशन में बी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा ये चीज को प्रूव करना कि ए जो है वो 5 लाख ही लगाया था, 10 लाख रुपया नहीं लगाया था।
इसलिए बेहतर होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट रखना। अगर उनके पास रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो 2 मिनट में ये चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। वो रिटर्न अपने एग्रीमेंट को निकाल के बी ए को शो कर सकता है कि देखो तुमने 5 लाख रुपए लगाया था, राइट। तो हमेशा बेहतर होता है रिटर्न एग्रीमेंट रखना। उसके बाद बताया गया है टू शेयर द प्रॉफिट। यहाँ मैंने सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखेगा, ना कि यहाँ पर लॉस दिखेगा। तो मैंने यहाँ लॉस क्यों नहीं लिखा है? पहला तो रीजन ये है लॉस नहीं लिखने का कि पार्टनरशिप हमेशा जो किया जाता है इस इंटेंशन से किया जाता है कि मुझे प्रॉफिट ही कमाना है। कोई भी पार्टनर लॉस करने के लिए तो पार्टनरशिप नहीं करता है। ऑल्दो वो चीजें हो जाती हैं, लेकिन कोई भी पार्टनर का इंटेंशन ये होता ही नहीं कि उनको लॉस करने के लिए पार्टनरशिप करना है। सबको हमेशा प्रॉफिट कमाने के लिए पार्टनरशिप करता है, राइट। तो देखिए, अगर आपके पास चीजें बताई गई हैं कि 2 तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर कुछ भी मेंशन नहीं, नथिंग इज मेंशन, नथिंग इज मेंशन, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। चाहे कोई कितना भी पैसा लगाया उससे कुछ भी मतलब नहीं है। अगर चीजें कुछ बताया नहीं गया कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे बटना है, तो आपको हमेशा वो चीजें इक्वली बांटनी है, और अदरवाइज आपको एज पर द एग्रीमेंट बांटना है। एज पर द एग्रीमेंट, आपको एग्रीमेंट के हिसाब से क्या करना है, चीजों को बांटना है। फॉर एग्जाम्पल ए इज टू बी पार्टनर है, मान लीजिए ए और बी पार्टनर, उनका एग्रीमेंट हुआ है कि अगर 10 रुपए कमाएंगे तो ए 7 रुपए लेगा और बी 3 रुपीज लेगा, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 रुपीज हो गया, 7:3 हो गया। तो यहाँ से क्लियरली अगर एग्रीमेंट में ये चीजें दी हुई है कि हो सकता है ए ज्यादा पैसा लगाया हो, बी कम पैसा लगाया, और दोनों का रेशियो है इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया हो कि हम ज्यादा, ए ने ये बोला हो कि मुझे ज्यादा चाहिए, बी ने ये कहा होगा कि मुझे कम चाहिए, तो दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट आपको कर देना है। तो अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो आप प्रॉफिट के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, नथिंग इज मेंशन, तो आपको प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यहाँ से हम लोग हाईलाइट जो है पॉइंट, यहाँ आप देख रहे होंगे हम लोग डेफिनेशन से फीचर उठाते हैं बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस हमेशा आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल आप ड्रग्स के बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोग ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, ओरल एग्रीमेंट है, और ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप पार्टनर में, और कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, किसी तरह का लड़ाई हो जाता है, 2 पार्टनर मिलके फिर कोर्ट जाएंगे। अगर कोर्ट जाएंगे तो वहां पर द जज विल आस्क कि किस चीज का बिजनेस करते हैं, तो पार्टनर्स अगर ये बताते हैं कि वो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, उस केस में क्या होगा कि जो जज होंगे उनके पार्टनरशिप को के कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की जगह उन्हें जेल भेज देंगे। दूसरा, उनका पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड होगा ही नहीं। रजिस्ट्रार तुरंत अगर वो देखेगा कि ये ड्रग्स का बिजनेस है या कोई भी इलीगल बिजनेस है, तो रजिस्ट्रार कभी भी अलाउ नहीं करता है। आपको पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराने की आपकी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपका लीगल बिजनेस होगा तभी वो चीजें रजिस्टर्ड होंगी। अगर आपका लीगल बिजनेस नहीं है तो उस केस में आपका बिजनेस, आपका जो फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म, वो कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें यहाँ तक 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, या तो ओरल एग्रीमेंट हो सकता है या तो रिटन एग्रीमेंट हो सकता है, राइट। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है या कुछ भी नहीं बताया गया, तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, या एज पर द एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिस तरीके से पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा उस हिसाब से उस रेशियो में उन चीजों को दिया जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? हमारा लीगल बिजनेस होना चाहिए। इन लीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। और द लास्ट पॉइंट जो है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सारे पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस को मिलकर चलाएंगे, राइट। अगर 3 पार्टनर हैं, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ए है, बी है और सी है। मान लेते हैं 3 पार्टनर है और उनका एक फर्म है, तो तीनों लोग अपने फर्म में जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल लिया था फन एंड फूड लिमिटेड, वो तीनों लोग जाएंगे, टाइमली बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे और अब टाइम होने पे अपने घर आ जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी केसेस में क्या हो सकता है कि बी और सी को आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, ठीक है। उन्हें कहाँ जाना पड़ा? हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर आउट ऑफ स्टेशन। तो
उस कंडीशन में क्या होगा, ए अपना तो काम करेगा ही और ए बी का भी काम करेगा और सी का भी काम करेगा ही, मतलब बी की जगह भी ए काम कर रहा है और सी की जगह में भी ए काम कर रहा है। इसे कहते हैं एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब दूसरों के जगह में एक्ट करना, दूसरों के जगह में काम करना, राइट। तो पार्टनरशिप में ये चीजें हैं कि सारे पार्टनर्स मिलकर भी काम कर सकते हैं और ये भी कंडीशन भी है कि अगर एक पार्टनर या दो पार्टनर कहीं और चला जाता है, कुछ इमरजेंसी केसेस हो सकते हैं, तो बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपना भी काम करेंगे और अपने पार्टनर की जगह वो एक्ट कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद है यहाँ से पार्टनरशिप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है क्या नहीं होता है। कम से कम दो लोग, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होगा उनका इक्वली या तो एज पर द एग्रीमेंट, राइट। एंड बिजनेस जो होगा वो हमेशा लीगल बिजनेस होना चाहिए और पार्टनर एक दूसरे की जगह भी काम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है पार्टनरशिप का। उसके बाद एक नॉलेज के लिए मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ऑल्दो अभी आपको बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आपके बुक में भी दी हुई होंगी, आप देख सकते हैं, आपके बुक में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दिया हुआ होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है नहीं ये चीज़ें, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कुछ पॉइंट्स इसमें शेयर कर लेते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है क्या। सबसे पहले तो ये समझिए कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो कौन से एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होता है, कौन से एक्ट के थ्रू, ये 2008 एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 2008 में लाया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या फायदा है, क्या इसका क्यों इसे लाया गया था। सबसे पहला तो फायदा ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ये एंड पार्टनरशिप फॉर्म, जो हम लोग अभी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसमें इस जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है इसमें दोनों तरह की खासियतें पाई जाती हैं। पहला तो है कंपनी का जो एक खासियत होता है, कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं वो भी इसमें पाया जाता है। तो कंपनी प्लस पार्टनरशिप, इसमें पार्टनरशिप की भी कुछ बातें पाई जाती हैं, इसमें कंपनी की भी कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन एक तरह से कंपनी और पार्टनरशिप का है, तो सबसे अच्छा बात ये है, ठीक है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, जैसे कि नाम से ही क्लियर है लिमिटेड लायबिलिटी, ये सबसे अच्छा पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। देखिए पार्टनरशिप जो हम लोग ट्रेडिशनल पार्टनरशिप हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, जो हम लोग ऊपर में पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे हैं, उसमें जो पार्टनर्स के जो लायबिलिटी होते हैं, पार्टनर्स के जो लायबिलिटी होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड का मतलब यह है कि अगर किसी भी तरह का लॉस होता है, किसी भी तरह का डेट बाकी है, तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ेगा वो लॉस को मेकअप करने के लिए, वो डेट को चुकाने के लिए। दैट मीन्स वो अपने घर के जमीन को भी बेचना पड़ेगा, घर भी जरूरत पड़े तो बेचना पड़ सकता है, उनके घर में कुछ ज्वेलरी वगैरह रखा हुआ तो वो भी बेचना पड़ सकता है। तो पार्टनर्स के जो लायबिलिटी होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में इन चीजों को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। यहाँ क्या कर दिया गया, पार्टनर्स के लायबिलिटी को क्या कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। मतलब अब पार्टनर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचने की जरूरत ही नहीं है, वो जितना गारंटी देंगे बस उतना ही वो उतने ही के लिए लायबल है। फॉर एग्जाम्पल कि ए जो है वो गारंटी देता है कितने का, ए जो है वो गारंटी वो देता है 2 लाख रुपए का, और फर्म को लॉस हो गया, फर्म में लॉस हो गया कितने का, 10 लाख रुपीज का लॉस हो गया। तो यहाँ पर ए को जो है अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर 10 लाख रुपए चुकाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर ए जो है लाइबल है कितने रुपए देने के लिए, मात्र 2 लाख रुपए ही वो पे करेगा, क्योंकि उसने गारंटी 2 लाख के लिया था तो वो 2 लाख ही पे करेगा, ना कि वो 10 लाख रुपए पे करेगा। तो यहाँ पर एक फायदा हो जाता है, पार्टनर्स को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, वो अपनी लायबिलिटी को वहां पर रख सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ईच पार्टनर इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन। हर पार्टनर जो है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अगर वो बिजनेस में कोई गलत डिसीजन लेता है, किसी भी तरह का गलत डिसीजन लेता है और फर्म को लॉस हो जाता है, तो बाकी इसके जो ज्वाइंट पार्टनर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आज के टाइम में लोग जो है इस तरह के पार्टनरशिप में जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। इन फ्यूचर अगर आप लोग भी पार्टनरशिप करेंगे, आप लोग हो सकता है यू गाइस कैन बिकम अ एंटरप्रेन्योर। तो इन फ्यूचर जब आप बिजनेस करेंगे और पार्टनरशिप में आएंगे तो हमेशा कोशिश करें कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आप जाएं। वहां पर
वो ज़्यादा बेहतर होता है कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, राइट। अब हम लोग आते हैं आगे में पार्टनरशिप डीड के बारे में। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप डीड का, ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स कैरी करता है। आपके एग्जाम में 3 मार्क्स, आपके एग्जाम में 3 मार्क्स कैरी करने वाला है, राइट। तो हो सकता है कि ये आ जाए, और आमतौर पे ये चीजें थ्योरी तो 12th के एग्जाम में बहुत कम आती है, बट अगर आएगा तो ये आता है हमेशा कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, और 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके लिए हम लोग ऊपर चलते हैं। जैसे पार्टनरशिप में हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कि एग्रीमेंट के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो एग्रीमेंट 2 तरह की थी, एक था ओरल एग्रीमेंट और एक था आपका रिटन एग्रीमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें एक ओरल एग्रीमेंट था और एक रिटन एग्रीमेंट था। तो जो रिटन एग्रीमेंट, दैट वन इज योर पार्टनरशिप डीड। आप रिटन एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड हम लोग कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने पार्टनरशिप डीड की तरफ। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इट इज एन रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन। ये एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें कि सारे के सारे डिटेल्स पार्टनर्स के रिगार्डिंग होते हैं। पार्टनर्स लोग इसमें सारे के सारे नेसेसरी डिटेल्स इसमें लिख कर रखते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हो तो आप इस एग्रीमेंट के थ्रू उसको शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह के रिटन, एक तरह का ये क्या है? रिटन एग्रीमेंट है, जो टर्म्स एंड कंडीशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बताता है कि पार्टनर्स के बीच में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या नहीं है। इसका कंटेंट क्या है? बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसको याद करना बहुत टफ नहीं है, एकदम आसानी से आप याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? आपको खुद सोचना होगा कि आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, आप एक एग्रीमेंट बना रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपने ध्यान में रखिएगा एग्रीमेंट में? कि आप भी तो सोच सकते हैं कि आप क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप एग्रीमेंट में लिखोगे। तो सबसे पहले तो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। अपने फर्म का नेम एंड एड्रेस तो लिखना बहुत जरूरी है, इसके बिना, क्योंकि आपका जो फर्म है उसका नाम ही नहीं पता होगा तो फिर उसका आगे फर्दरली क्या बात करना। तो सबसे पहले आपके फर्म का क्या नाम होना चाहिए और कहाँ एड्रेस होना चाहिए। तो नेम हम लोग जैसे कि आप लिख सकते हैं, अभी हम लोग लिए था, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग किया था तो फूड फन एंड फूड लिमिटेड, ये नेम हो गया। एंड एड्रेस आप कर सकते हैं कोई भी जगह, जैसे मटवारी, हजारीबाग, या कुछ भी आप एड्रेस डालना चाहें वो डाल सकते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी पार्टनर है, 1 2 3 4, उनके सारे नाम होने चाहिए और उनका एड्रेस होना चाहिए। थर्ड, आपका पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप, आप लोग पार्टनरशिप में कब आए? कभी कभी शुरू में 2 पार्टनर होते हैं और वो लोग मिलकर बिजनेस को करते हैं, फिर उन्हें बाद में लगता है 1 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कि नहीं, एक और पार्टनर को हायर करना चाहिए, 2 में हमारे और पार्टनर होने चाहिए। तो 2 पार्टनर कुछ साल के बाद आते हैं। तो वो चीजें भी मेंशन करनी जरूरी है कि कौन पार्टनर बिजनेस में कब आया, कौन पुराना पार्टनर है, कौन नया पार्टनर है। तो कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब उनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है। दूसरा, हर पार्टनर ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो, इसी से तो फ्यूचर में लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और आप प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। तो किस पार्टनर ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ए, अगर मान लीजिए ए है पार्टनर, बी है और सी है, तो ए ने कितना लगाया, मान लेते हैं 5 लाख, बी ने 15 लाख लगाया और सी ने 10 लाख रुपीज लगाया। तो ये सारी चीजें वहां पर मेंशन होगी कि ए ने 5 लाख लगाया, बी ने 15 लाख लगाया, सी ने 10 लाख रुपीज लगाया, सो दैट कि फ्यूचर में कोई झूठ ना बोल पाए। ए बोल देगा कि नहीं, हम 5 लाख की जगह 15 लाख रुपए लगाए थे। तो ये चीजें पार्टनरशिप डीड से आसानी से प्रूव हो जाएंगी कि ए झूठ बोल रहा है, राइट। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो भी पार्टनर्स जो ये कैपिटल लगा रहे हैं, ए लगा रहा है 5 लाख, बी लगा रहा है 15 लाख, सी लगा रहा है 10 लाख, ये अल्टीमेटली ये कहाँ लगा रहे हैं? ये सारे लोग जो पैसा है ये अपने फर्म में लगा रहे हैं। तो ये फर्म से कितना इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि अगर ये पैसा, अगर मान लीजिए आप एक तरह से बैंक में रखते हैं तो बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देता है, सेम उसी तरीके से ये कैपिटल जो है वो फर्म में लगा रहे हैं, तो ये फर्म से क्या चार्ज करते हैं? फर्म से ये चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। तो ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि ये इंटरेस्ट जो होता है ये फर्म के लिए एक तरह का लॉस है या एक्सपेंस कह सकते हैं, लॉस कह सकते हैं या एक्सपेंस कह लो, ठीक है, राइट। तो कितना इंटरेस्ट वो चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करता है तो फर्म भी उससे चार्ज करेगा, और फर्म बोलेगा कि जब आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो आप मेरे से इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप भी मुझसे अगर पैसा ले रहे हैं तो हम भी आपसे क्या लेंगे? इंटरेस्ट। सेम उसी तरीके का कि मान लो आप 2 फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड को पैसा देते हो और 10,000 रुपए, और आप बोलते हो कि नहीं, हम आपसे 11,000 लेंगे, 1,000 रुपए इंटरेस्ट लेंगे। तो उस कंडीशन में आप
कभी अपने फ्रेंड से उधार लोगे तो आपका फ्रेंड भी तो ये चीजें बोलेगा ना कि जैसे कि आप पैसा दिए तो इंटरेस्ट मुझसे लिए तो हम भी आपसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो सेम चीजें यहाँ पर है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए क्या होता है, इनकम होता है। ये चीजें ध्यान रखनी, फर्दरली बाद में काम आएगी। फिर सैलरी क्या होगा पार्टनर्स का, कमीशन क्या होगा पार्टनर्स का, ये चीजें यहाँ पर डिस्कस सारी चीजें मेंशन की रहती हैं कि कोई भी पार्टनर कितना सैलरी लेगा, ज्यादा सैलरी लेगा कोई पार्टनर या कम सैलरी लेगा। हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स, एक ऐसा पार्टनर है जो फर्म में ज्यादा एक्टिव नहीं होता, फर्म में काम में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, तो जाहिर इसका सैलरी कम होगा। एक पार्टनर जो दिन भर जी जान से मेहनत करता अपने बिजनेस में, अपने फर्म को पूरा टाइम देता, तो उसका सैलरी जो होगा वो ज्यादा होगा। तो सैलरी किस पार्टनर कितना होगा, कौन से पार्टनर कितने कमीशन लेंगे, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इससे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इससे आप पार्टनरशिप डीड को समझ में गए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या है। राइट, अब हम लोग आते हैं इन द प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले चीज ये है कि अगर आपके पास ये ऊपर का जो हम लोगों ने डिस्कस किया है पार्टनरशिप डीड, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो एप्लीकेबल होंगे, वो कौन से रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे लिख लें या फिर आपके बुक में ये चीजें दी हुई होंगी। इसे वन बाय वन जल्दी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे फर्दरली हम लोग समझेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के डिटेल के बारे में, किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से नहीं बनाया जाता है। सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है कि आपको कैसे प्रॉफिट बांटना है, तो ये हमेशा इक्वली होगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, ए 1 लाख रुपया लगाया और बी 1 करोड़ रुपया लगाया, तो इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि बी 100 टाइम्स ज्यादा पैसा लगाया है, फिर भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो दोनों प्रॉफिट इक्वल ही बांटेगा। अगर ये लोग 10 लाख रुपीज अर्न करेंगे तो ए और बी 5 लाख रुपए ए लेगा, 5 लाख रुपए बी लेगा। तो ध्यान रखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। कोई कितना पैसा लगाता है पार्टनर से कोई भी मतलब नहीं है। आपके पास प्रोविजन नहीं है, आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ये चीजें इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी। सेकेंड क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। दूसरा थर्ड पॉइंट क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी नहीं दिया जाना। तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए कि 3 चीजें हैं इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें कि शुरू के 2 चीजें नहीं दी जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाना। अगर पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया है या कोई भी किसी भी तरह का लोन है, तो उसमें आपको क्या है कि 6% आपको इंटरेस्ट देना है, इवन इफ देयर इज अ लॉस। अगर लॉस भी हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा। राइट, और सैलरी और कमीशन जो है वो नॉट पेबल, ये भी नहीं दिए जाएंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपस में डिसाइडेड नहीं है कि कौन कितना सैलरी लेगा, कौन कितना सैलरी नहीं लेगा, तो ये चीजें नहीं दी जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको बातें अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग समझेंगे कि अच्छे से समझ में आया कि नहीं, और आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देंगे अगर लॉस है तब भी। और नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी और कमीशन जो है वो नॉट पेबल, ये चीजें नहीं दी जाएंगी। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्या है कि सबसे पॉइंट पहला आपको ध्यान रखना है कि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि ये साफ मेंशन है कि दे डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, उनके पास किसी भी तरह का पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, तो जो रूल्स हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, राम इज मोर डिवोटेड टू वर्क एंड मैनेजेस मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द फर्म। राम जो है वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा डिवोटेड है और पूरा फर्म का वो सारा का सारा काम खुद करने की कोशिश करता है। ही क्लेम्स दैट ही शुड गेट अ सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ, और वो क्लेम करता है कि वो जो टाइम दे रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, उसके लिए इसको क्या चाहिए, 12,000 का सैलरी चाहिए। ठीक है, अब इसमें का सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहला ए, सबसे पहले जब हम लोग को पता है कि नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में नो सैलरी पेबल, नो सैलरी विल बी गिवन।
विल बी गिवन। तो पहला केस में वो कितना भी काम कर ले, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोग सैलरी किसी भी कीमत पर से नहीं देने वाले। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पॉइंट नंबर बी में आते हैं। Shyam has provided a capital of 2 lakh, whereas Ram has provided a capital only 50,000. Shyam demands interest on capital 10%. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इसका आंसर आता होगा। राम एक श्याम है और दूसरा पार्टनर का नाम राम है। ये 2 लाख रुपया कैपिटल लगाता है, जबकि ये 50,000 रुपीज ही कैपिटल लगा रहा है। मतलब श्याम जो इसे 4 टाइम्स ज्यादा पैसा लगाया, 50,000 के कंपैरिजन में ये 2 लाख लगाया है, और ये बोलता है कि हमको 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम लोग को पता है कि हमारे पास तो पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है ही नहीं, तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाने की कोशिश करे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। थर्ड में क्या है? राम वांट्स टू इंट्रोड्यूस नेफ्यू डेविड इनटू हिज बिजनेस बट श्याम ऑब्जेक्ट्स इट। राम जो है अपने भतीजे को बिजनेस में लाना चाहता है, जबकि श्याम दूसरा जो पार्टनर इस चीज को ऑब्जेक्ट करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बिना पार्टनर के कंसेंट से, जब तक पार्टनर एग्री नहीं हो तब तक आप कोई भी पार्टनर किसी और को पार्टनरशिप में नहीं ला सकता है। मतलब यह है कि अगर 2 पार्टनर हैं, ए है बी है, 2 पार्टनर लोग अगर हैं, और अगर बी किसी को भी एक नए पार्टनरशिप में, ये सी को पार्टनरशिप में लाना चाहता है और ए इसको ऑब्जेक्ट कर दे, यानी कि ए मना कर दे कि नहीं हमको नया पार्टनर नहीं चाहिए अपने बिजनेस में, तो ये न्यू पार्टनर बिजनेस में कभी भी नहीं आएगा। सारे पार्टनर्स की मर्जी होनी जरूरी है पार्टनरशिप के लिए। तो उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर श्याम मान जाएगा तो डेफिनेटली वो आ सकता है, और श्याम अगर ऑब्जेक्ट कर दिया तो किसी भी कीमत में वो पार्टनरशिप में उसके नेफ्यू जो है डेविड वो बिजनेस में नहीं आ सकता। फोर्थ पॉइंट क्या है? श्याम क्लेम्स दैट ही शुड गेट इंटरेस्ट ऑन लोन 12% पर एनम ऑन लोन ऑफ 40,000। श्याम जो है फर्म को कितना लोन दिया है? 40,000 दिया है, राइट। और वो क्या क्लेम करता है? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? इंटरेस्ट ऑन लोन वो डिमांड कर रहा है, फोर्थ नंबर पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन वो डिमांड कर रहा है 12%, जबकि रूल क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है? सिर्फ 6% देना है। तो उसको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 40,000 इंटू 6/100, 4 6 2400। उसको इंटरेस्ट मिलना है शाम को सिर्फ 2400 रुपीज इंटरेस्ट के तौर पे मिलना है। उसको 12% किसी भी कीमत पे 12% नहीं मिलना है, राइट। आपको रूल अपने रूल जो है वो ध्यान रखना है, जो ऊपर के रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, यहाँ साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो देखिए पेबल एट द रेट 6%, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग तो हम लोगों ने दिया ही नहीं। तो उम्मीद है यहाँ तक पार्टनरशिप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैसे नहीं, राइट। तो चलिए इसको कैरी ऑन करते हैं आगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक्स होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। अब हम लोग पार्टनरशिप के बेसिक बेसिक चीजों को समझना है हमें इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि बिना बेसिक समझे आप आगे के जो बड़े क्वेश्चन है, जो डिटेल्स क्वेश्चन है, उनको आप समझ नहीं पाएंगे, उसको बना नहीं पाएंगे। जो आगे का बड़ा चैप्टर है, जैसे कि एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, आप अपनी बुक में देखे होंगे चैप्टर्स, तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली जब तक आप बेसिक्स नहीं समझते हैं, जब तक आप फंडामेंटल नहीं समझते हैं, बेसिक्स नहीं समझते हैं, आगे आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो बड़े क्वेश्चन जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, बड़े क्वेश्चन बॉड मास को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एडिशन आना चाहिए। आप एडिशन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, डिवीजन सीखते हैं, राइट, और मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। इससे जब चारों चीजें आपको अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट सॉल्व करने आ जाती हैं, तब आपको सिखाया जाता है बॉड मास। तो ये बॉड मास सॉल्व करने के लिए ये सब क्या है? फंडामेंटल, ये बेसिक्स है, ठीक है। उसी तरीके से पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को सीखेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जो बनाना है, इसमें सबसे पहले जो सीखना है वो
पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सीखना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सीखना है, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके बुक में दिया हुआ, आपको सीखना है। अब इसको डिटेल कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए हम लोग को क्या करना है कि हम लोग आपके 11th के कॉन्सेप्ट में जाते हैं। पहले 11th के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे, और फिर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप इसे कभी भी नहीं भूलने वाले, राइट। तो सबसे पहले याद रखिए कि हम लोग जब 11th में बनाते थे, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते थे 11th में, जो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सीखे थे कि वो सबसे पहले क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस, राइट। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग क्या बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। आपको याद होगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जिसमें हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट हम लोगों को मिलता था। तो थोड़ा सा फॉर्मेट में हम लोग काम कर लेते हैं अपने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के। ट्रेडिंग एंड, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा गंदा हो गया, बट आप मैनेज कर लेंगे आप लोग, एंड पीएल अकाउंट, राइट। अब हमारे पास इस तरीके का फॉर्मेट होता था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, आपको याद होगा। यहां पर हम लोग क्या रिकॉर्ड करते थे, तो नहीं जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको चीजें हल्की सी याद दिला दे रहे हैं कि क्या होता था। यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करते थे बाई सेल्स, रिकॉर्ड करते थे, कुछ अमाउंट जो होता था वो सेल्स का होता था, इसमें से हम लोग सेल्स रिटर्न भी माइनस करते थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो रिकॉर्ड करते थे, क्या रिकॉर्ड करते थे, टू परचेज हो गया, टू कैरेज, और टू डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस भी होता था, और फिर यहाँ पर आता था टू डायरेक्ट, जितना भी तरह के डायरेक्ट एक्सपेंस थे सारे हम लोगों को यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता था, ठीक है। और हम लोगों को जो यहाँ पर मिलता था वो क्या मिलता था, टू ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग को फाइनली जो यहाँ पे मिलता था वो क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। उम्मीद है हम लोग को यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, राइट। जो भी अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट का आता था हम लोग यहाँ पे पुट करते थे। फिर सारे तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते थे, जिस तरीके से हो गया ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ ट्रांसफर करना होता था। फिर आप यहाँ पे सारे तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते थे, लाइक टू रेंट, टू सैलरी, टू कमीशन, और फाइनली जो आपको आंसर मिलता था वो यहाँ पर आता था हम लोग का टू नेट प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से हम लोग को जो अमाउंट मिलता था, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। इस तरीके से चीजों को हम लोग ट्रांसफर करते थे, एंड फाइनली हम लोग को जो भी आंसर मिलता था, आप लोग को ये क्यों बता रहे हैं अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट को, राइट। तो सबसे पहले जो हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना देते हैं, आपको हल्का सा फॉर्मेट का एक रफ आइडिया बस मुझे देना था कि हम लोग रिकॉर्ड करते थे सारे तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते थे, परचेज, कैरेज, वेजेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते थे, रेंट, सैलरी, कमीशन, और ये सारी चीजें देने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता था, जो भी सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देते थे, उसके बाद जो पैसा बचता था वो हम लोग आता था नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो मान लेते हैं नेट प्रॉफिट को 1 लाख रुपीज हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हम लोग को बताता था कि हम लोग विद इन एन फाइनेंशियल ईयर, एक साल में या 6 महीने में कितना पैसा कमाए, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो इस फर्म को लॉस हो रहा है, ठीक है, ये चीजें बताता था। अब जो हम लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसी का फर्दर कॉन्सेप्ट है, इसका एक्सटेंशन क्या आपका, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए जो 1 लाख रुपए अगर आप मान लीजिए प्रॉफिट कमाए, तो ये 1 लाख रुपए आप कहाँ खर्च करेंगे, यही चीजें आपको आगे सीखनी है, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन मतलब जैसे आपके पेरेंट बिजनेस करते हैं, तो वो जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं विद इन अ फाइनेंशियल ईयर या विद इन अ मंथ, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं वो घर लेकर आते हैं, उससे राशन खरीदते हैं, उससे आपके स्कूल के फी को पे करते हैं,
उसको कुछ सेविंग्स करते हैं, बैंक में अपना सेविंग्स करते हैं, तो जो भी प्रॉफिट वो बिजनेस रन कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं। तो कंपनी भी, पार्टनरशिप फर्म भी, कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट जनरेट की 1 लाख रुपया को, ये कहाँ पर ये खर्च करेगी, कहाँ कहाँ से बांटेगी, कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, यही चीजें हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसे डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी कह सकते हैं और एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कह सकते हैं। तो हमारे जो बुक में दिया हुआ है वो एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, जैसे हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिएगा आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप ये चीजें कभी भी नहीं भूलने वाले, ठीक है। अब एक फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म, वो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट अपना बनाया और उसे पता चला कि 1 लाख रुपया वो प्रॉफिट कमाया, तो ये यहाँ लिख देगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना आ गया इसके पास, 1 लाख रुपया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जानना है वो क्या जानना है कि ये कौन से अकाउंट पे बेस्ड है, ये नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है। ये नॉमिनल अकाउंट के पास पे बेस्ड है, यानी कि सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपके इधर रिकॉर्ड होंगे, सारे एक्सपेंस एंड लॉस, और आपका इनकम एंड गेन जो होगा वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। इनकम एंड गेन जो होगा वो यहाँ रिकॉर्ड होना है। ये साइड आपका क्रेडिट हो गया, ये साइड आपका डेबिट हो गया। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ का फॉर्मेट जो होगा आपका एज ऑन डेट, आपको यहाँ पर जिस डेट का बना रहे हैं आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन डेट, राइट। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, जब हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाए तो 1 साल के अंदर या विद इन अ फाइनेंशियल ईयर हम लोग को पता चला, पार्टनरशिप फर्म को पता चला कि उसने 1 लाख रुपया कमाया। तो 1 लाख रुपया जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये 1 लाख रुपया कहाँ कहाँ बटेगा, यही चीजें आपको सीखनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उम्मीद है कि बातें यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले पार्टनर्स लोग इसमें से क्या लेंगे, जो 1 लाख रुपया आया। अच्छा, इसे जानने से पहले दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को ये भी समझना है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है, तो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सारे इनकम एंड गेन को आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, आपको तो पता चल गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो आपको ये समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो। लॉस के केस में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं है, लॉस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना, लॉस से सैलरी लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जा सकता। अगर फर्म को लॉस हो गया, अगर इस कंडीशन में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और फर्म पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है या लॉस यहाँ पर आ जाता है, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर नहीं बनने वाला, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसी कीमत पे नहीं बना सकते। तो ये तभी बनेगा जब कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रॉफिट होगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो हमारे फर्म में 11th क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में कितना आ गया हम लोग का, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। अब इसको एक्सटेंशन करते हैं, अब 1 लाख रुपया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले पार्टनर्स लोग इस पे क्या लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले वो लोग क्या लेंगे, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। ए जो होगा वो भी लेगा, बी जो दो पार्टनर एजम्पशन कर लेते हैं कि दो पार्टनर लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ले रहा है, ठीक है, दो पार्टनर लोग बिजनेस को चला रहे हैं, तो ए और बी मिलकर क्या लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, ठीक है। फिर क्या लेगा, टू सैलरी लेगा, पार्टनर्स लोग क्या लेंगे, सैलरी लेंगे। प्रॉफिट हुआ है तो जाहिर है कि दोनों पार्टनर लोग सैलरी लेंगे। ए और बी यहाँ पर वो क्या कर लेंगे, वो लोग अपने से सैलरी ले लेंगे, राइट। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, डिटेल में अमाउंट लिखते हैं सो दैट कि आपको और चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ने मिलकर सैलरी लिया जिसमें कि आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया जिसमें कि दोनों का 10,000 रुपीज आ गया। हो सकता कितना, एज पर द एग्रीमेंट वो लोग ले सकते हैं। सैलरी दोनों पार्टनर ने लिया, दोनों का सैलरी मिला के कितना आ गया, 20,000 रुपीज दोनों ने मिलकर सैलरी को लिया, राइट। अब हम लोग आते हैं फर्दरली इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, इसे थोड़ा हम लोग बड़ा कर देते हैं। फिर पार्टनर्स क्या लेंगे, सैलरी लेने के बाद उसी तरीके से पार्टनर्स कमीशन ले सकते हैं। यहाँ पर टू कमीशन ए और बी,
ए और बी ने मिलकर कमीशन लिया, कितना लिया 10,000 रुपीज का ए और बी मिलकर दोनों ने कमीशन लिया। अब 10,000 में ये कैसे हो सकता है, यहाँ 7,000 रुपीज हो सकता है, यहाँ 3,000 रुपीज हो सकता है, जिस तरीके से जिनको कन्वीनियंट हो वो ले सकते हैं। कुछ पैसा हमेशा रिजर्व के लिए रेडी रखना चाहिए, फ्यूचर में कंपनी में आग लग जाएगा, वर्कर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए सेविंग्स रखना हमेशा से जरूरी होता है। हमारे पेरेंट्स भी करते हैं फ्यूचर के लिए, उसी तरीके से कंपनी या फर्म वो भी सेविंग्स करते हैं। तो टू रिजर्व, कुछ पैसा उन्होंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व के अकाउंट्स में वो क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने अमाउंट नहीं लिखा। रिजर्व में वो लोग कितना ट्रांसफर कर देते हैं, मान लेते हैं कि रिजर्व में उन्होंने 20,000 रुपीज रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फाइनली बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रिजर्व हो गया। अब ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, एक और चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, वो आपका इस साइड आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए क्या होता है, फर्म के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए ने पैसा अगर फर्म से निकाला, बी ने फर्म से पैसा निकाला, तो उस कंडीशन में फर्म उससे ज्यादा पैसा डिमांड करेगा। मान लीजिए ए ने फर्म से विड्रॉ किया 10,000 रुपीज, तो फर्म जो इसे डिमांड करेगा बाद में, वो कितना डिमांड करेगा, मान लेते हैं 11,000 रुपीज डिमांड कर रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 1,000 रुपया। वो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है ये फर्म के लिए एक तरह से क्या हुआ, फर्म के लिए ये हो गया आपका इनकम हो गया, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो कंपनी या फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है, इसलिए ये चीजें यहाँ पर आती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपका कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, बाई के साइड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कंपनी के लिए इनकम है। बाकी अगर फर्दर डिटेल्स में अगर आपको समझना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है क्यों है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है क्यों है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। उसको हम डिटेल में एक वीडियो बना के कुछ सारी डिटेल्स से डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी चीज का ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लेते हैं हम लोग का यहाँ पर कितना है, 10,000 रुपीज। दोनों ने मिला के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी को कितना दिया, 10,000 रुपीज। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे। दोनों साइड में से आप कंपेयर करो तो कितना है, 20,000 प्लस 10 30,000 प्लस 10 40,000 प्लस 20 60,000 रुपीज, राइट। और यहाँ पे ऐड करने पे इस साइड बाई साइड अगर आप ऐड करेंगे तो 1 लाख प्लस 10,000, तो बड़ा कौन हो गया, 1,10,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,10,000 रुपीज, आपको यहाँ लिखना है 1,10,000 रुपीज, आपको दोनों साइड लिखना है जो बड़ा है। ठीक है, आपको यहाँ दोनों चीजें लिख देनी है, 1,10,000, और ये तो आपका बाई साइड वाला रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट साइड वाला रिकॉर्ड हो गया, डेबिट साइड आपका कितना रहा है 60,000। अब दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 60,000 अगर 1,10,000 में आप घटाएंगे तो द आंसर विल बी 50,000। आपके पास कितना आंसर आएगा, 50,000। तो यहाँ पर आपको लिखना है। अब जो प्रॉफिट बचा वो किसका, सबसे पहले तो देखिए 1 लाख रुपए का उन्होंने प्रॉफिट कमाया, उससे उन्होंने अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने पार्टनर्स ने लिया, अपना सैलरी ले लिया, कमीशन ले लिया, रिजर्व में भी कुछ पैसा उन्होंने पुट कर दिया। अब भी कुछ पैसा अगर बचता है तो वो किससे बिलोंग करेगा, पार्टनर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ आपको लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है और करेंट अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि वो फाइनली कितना डिस्ट्रीब्यूट होना, 50,000 आपको यहाँ लिख देना। जो प्रॉफिट अब एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास, सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रॉफिट कितना बच गया, 50,000। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये पार्टनर्स के बीच में कैसे बटेगा प्रॉफिट, इक्वली, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे बटना है, इक्वली बटना है, राइट। और ये जो प्रॉफिट है वो करेंट अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है, कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है। ये फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के रिगार्डिंग ही डिस्कशन करना हम लोगों को, कि फ्लैक्चुएटिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें और भी ध्यान रखनी है आपको, उसमें हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के रिगार्डिंग फिर से लेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे, फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग। उम्मीद है जो चीजें यहाँ तक बताई गई होंगी आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है,
कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। सबसे पहला ये क्या है पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ों को आपको रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करना है डेबिट के साइड, और इनकम एंड गेन को रिकॉर्ड करना है आपको क्रेडिट के साइड। यानी कि आप यहाँ पर स्माइली बना के भी इसको समझ सकते हैं। प्रॉपर वे में एक साइड स्माइली बना दीजिए और क्रेडिट के साइड आप लाफ्टर वाला स्माइली बना लीजिए। अगर कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्रेडिट में लिखेंगे, और फर्म के हिसाब से वो एक्सपेंस है, अगर खर्च हो रहा है तो वो आप डेबिट के साइड में लिखेंगे। तो ये पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका तभी बनेगा जब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तभी इसके आगे फर्दर का पार्ट है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस हो रहा है तो नो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में ये रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया रहेगा कि जो आपका प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज है, ठीक है, बट रेंट नॉट पेड, साथ में दिया जाएगा रेंट नॉट पेड कितना, 10,000 रुपीज, एंड लिखे रहेगा मैनेजर कमीशन has not been paid, कितना है, 20,000 रुपीज, राइट। तो देखिए ये बिजनेस का, फर्म का नेसेसरी एक्सपेंस है। फर्म में रेंट आपको देना ही है। अगर आप रेंटेड हाउस में बिजनेस करते हैं तो उसका रेंट आपको हर हाल में देना है। मैनेजर आपके पास काम कर रहा है, उसका कमीशन बनता है तो 20 उसको कमीशन देना है। और ये जो एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं, ये सब एक्सपेंसेस को घटाने के बाद, ये जो एक्सपेंसेस 10,000 का हम लोगों ने लिया है, ये एक्सपेंसेस 10,000 को घटाने के बाद और 20,000 के मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट है, वो आप घर लेके जा सकते हैं। आप ये 10,000 जो 1 लाख रुपीज आपको ये जो दिख रहा है, ये नेट प्रॉफिट अब आप नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो देने बाकी है। आप इन सब चीजों को नेसेसरी एक्सपेंस है ये, और ये नेसेसरी एक्सपेंस जब आप दे देंगे तब जाकर आप कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास नेट प्रॉफिट है। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको समझना है। सबसे पहले इस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, पीएल अकाउंट बनाना होगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट खींच लेना है आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल पॉइंट है जो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको लिख देना है, ये तो आपका पर्टिकुलर हो गया, ये आपका रुपीज हो गया, ये आपका रुपीज हो गया, ये आपका पर्टिकुलर हो गया। यहाँ आपको लिख देना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिख सकते हैं, राइट, जो आप लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। और यहाँ आपको कितना लिखना है, आपका प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपीज, तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपीज लिखेंगे। और यहाँ जो नेसेसरी एक्सपेंस है आपका, जैसे रेंट आपने पेड नहीं किया है तो आप इसको पेड कर देंगे। रेंट कितना है, 10,000 रुपीज आपका है। उसके बाद आप मैनेजर को कमीशन दे देंगे, टू मैनेजर कमीशन कितना है आपका, 20,000 रुपीज, राइट। तो यहाँ पर अब आप बैलेंसिंग करना है, आपको बैलेंसिंग करने आता ही होगा, 11th में आपने अच्छे से सीखा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 लाख रुपीज आपका यहाँ आ गया, 1 लाख रुपीज बढ़ा चुकी है, तो दोनों साइड जाएगा। उसमें से आप जो एक्सपेंस है 20,000 प्लस 10,000, 30,000 आप लेस करेंगे, इट विल बिकम 70,000, 70,000 रुपए रिमेनिंग प्रॉफिट आपके पास बचना है। आप इसको कह सकते हैं, अब ये जो प्रॉफिट है
ये आपका कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट, राइट। ये जो है आपका नेट प्रॉफिट है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब जब आप जाकर पीएल अकाउंट बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन डेट। अब आप जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, वहां पर जो आप प्रॉफिट आपको लेना है वो वहां पर 1 लाख रुपए ना लेकर अब आपको कितना लेना है, आप यहां लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट। अब आप कितना लेंगे यहाँ पर 70,000। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आपके क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपए और बताएगा कि कुछ खर्चे अभी भी बाकी है, तो जाहिर है कि वो पीएल इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ खर्च बाकी है तो जो प्रॉफिट एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा और वहां पर क्या करना है, आपको जो भी नेसेसरी एक्सपेंस है उसको अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। जैसे कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 70,000, राइट। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद आपको ये फर्दर प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। फिर जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट में आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा और रिजर्व वगैरह जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस हिसाब से क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं आप प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आज का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फर्दर कोई भी क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेरी होंगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पे ये चीजें डिस्कस की जाएंगी। इसी को फर्दर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पैनल जो आपके यूट्यूब चैनल में नोटिफिकेशन का आइकन है, आप उसको प्रेस कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो तो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।